खड़े रहने से हाथ साथियों नमस्कार। मैं सुनील बौद्ध इस वक्त नागपुर में देश उन्नति अखबार के कार्यालय में हूँ और अखबार के संस्थापक व सर्वेसर्वा इस वक्त हमारे समक्ष है और साथ में ही राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत की सभी टीम आपके निमंत्रण पर आज आपके ऑफिस में भी आई है, जिसमें सम्मानित पीसे सर और सभी लोग मौजूद हैं। एक बार मैं इनका ऑफिस भी आप सभी को दिखाना चाहता हूं और आज विशेष तौर पर एक चर्चा का विषय हम यहां पर लेने जा रहे हैं। चर्चा का विषय ये है कि 2024 में डिजिटल मीडिया व पेपर मीडिया की देश में सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या भूमिका होगी। इसके पहले हम चर्चा को शुरू करें। हम सम्मानित संस्थापक महोदय से उनका परिचय और कितने वर्षों से यह अखबार चालू है और किन किन राज्यों में इनकी सेवाएं है, इस पर एक चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सर्वप्रथम सर मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। जी। मैं प्रकाश पोहरे, मुख्य संपादक हूँ दैनिक देशोन्नति का जी और एक आंदोलनकारी हूँ। पिछले कई सालों से देशोन्नति जो है 1986 में चालू हुआ था, यानी आज 38 साल हो गए हैं। और ये नागपुर की जो हमारी एडिशन चालू हो गई, ये हो गई थी 2004 में, यानी आज उसको 20 साल हो गए हैं। सर मैं जान सकता हूँ कि देशोन्नति अखबार किन किन राज्यों में प्रकाशित है। देशोन्नति अखबार जो है ये हालांकि सिर्फ महाराष्ट्र में ही है और महाराष्ट्र के भी 22 जिलों में ये इसके संस्करण निकलते हैं। और लेकिन डिजिटल मीडिया के कारण देशोन्नति जो है ये पूरी दुनिया में जाता है, पूरे इंडिया में जाता है, क्योंकि हमारा ई पेपर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है आज के ज़माने में। प्लस हमारा जो पोर्टल है, पोर्टल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। प्लस अभी ये पिछले साल भर से हमारा यूट्यूब चैनल भी चालू हुआ है देशोन्नति के नाम से। उसके कारण भी हम लोग बहुत अलग अलग जगह पे पहुँचते हैं। और उसके अंदर हमारा हिंदी अखबार है राष्ट्र प्रकाश, तो उसकी हिंदी न्यूज़ और उसकी हिंदी स्टोरीज वगैरह अलग अलग विषयों के ऊपर हमारे जो चलता है, उसके कारण पूरे भारत भर में देशोन्नति या राष्ट्र प्रकाश ये भी चलता है, क्योंकि डिजिटल की ये बहुत कमाल है। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं आंदोलनकारी हूँ। जी। तो सर आंदोलनकारी हमने बहुत पहले से सुना था। जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ वहाँ पर एक आंदोलनकारी है जो राजनीतिक है, आपने नाम भी सुना होगा, सम्मानित कंकर मुंजारे जी। जब मैं उनका जिक्र करता हूँ या उनसे बातचीत करता हूँ तो वो बोलते हैं मैं क्रांतिकारी आंदोलनकारी हूँ। तो मैं सम्मानित आपसे भी जानना चाहता हूँ कि यदि आप आंदोलनकारी है तो आप किस विचारधारा के साथ में आंदोलनकारी और किस विचारधारा को लेकर काम करते हैं देश में। ऐसा है कि देखिए, मैं जो विचारधारा लेके चलता हूँ ये मानता हूँ कि अगर हमारे देश को आगे लेके जाना है या सोने की चिड़िया बनाना है, तो ये देश में जो हमको पूरे दुनिया में जहाँ नहीं है वो परिस्थिति हमारे महाराष्ट्र भारत में है। यहाँ पर सूरज है, 12 महीने सूरज निकलता है और खेती जो होती है वो सूरज के ऊपर होती है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि खेती जो है वो जहाँ पानी है वहाँ होता है, तो सिर्फ पानी से नहीं होती है, मॉइस्चर लगता है सिर्फ उसके लिए। पानी नहीं भी रहा तो चलता, मॉइस्चर हाथ, लेकिन सूरज की बहुत जरूरी है, उसके सिवा कृषि उपज हो नहीं सकती है। और ये हमारा सूर्य का प्रदेश है। अगर हम लोग दुनिया के ऊपर राज कर सकेंगे या हम आगे अगर जाना है या दुनिया के ऊपर जीतना है, तो हम सिर्फ कृषि के क्षेत्र से ही जा सकते हैं। और दूसरी बात में हम जा सकते हैं टेस्ट के क्षेत्र से। जो अगर दुनिया को अगर गुलाम बनाना है तो हमको टेस्ट, हमारी जो इंडियन टेस्ट है ये पूरे दुनिया में लेके जाना है। और ये लेके जाने का काम हमारी ये माता बहनियाँ कर सकती है, क्योंकि इनके हाथ में जो जादू है वो दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे लिए बड़ी दुख की बात है कि ये बात हमारे राज्यकर्ता समझते नहीं है। और नहीं वो जो क्षेत्र के अंदर हमारी काबिलियत नहीं है, वो क्षेत्र के अंदर जैसे डिजिटल है या कोई ऑटोमोबाइल क्षेत्र है या कोई टेक्नोलॉजी क्षेत्र है, उसके अंदर आगे जाने की कोशिश कर रही है। ये गलत बात है। अगर हम पूरे दुनिया को अगर हमारा गुलाम बना सकते हैं तो सिर्फ कृषि के क्षेत्र में, टेस्ट के क्षेत्र में, ये जिसको बोलते हैं ना जबान के ऊपर से हम लोग पूरे दुनिया को जीत सकते हैं। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने बोला था कि 2017 में उन्होंने बोला था कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम किसानों का जो है लागत से दुगना कर देंगे। जी। तो उन्होंने लागत से दुगना तो कर दिया, लेकिन क्या कर दिया, तो लागत से दुगना खर्चा कर दिया। और लागत से जो खर्चा होता है उससे उसकी आमदनी आधी कर दी। तो इसलिए किसान जो है चौपट हो गया है हमारा। और आज जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, जिसके कारण में 2007 के अंदर
आदरणीय मनमोहन सिंह पंतप्रधान ने मुझे बुलाया था, क्योंकि मेरा अखबार 2001 से तो 2007 तक लगातार किसानों की आत्महत्याओं के बारे में लिखता रहा। उसके कारण ये हुआ कि मुझे पंतप्रधान कार्यालय से फ़ोन आया था और बोले कि भाई ये विषय पंतप्रधान समझना चाहते हैं। मुझे बुलाया गया ससम्मान वहाँ पे 40 मिनट की मीटिंग दी गई, लेकिन वो 2 घंटा 40 मिनट चली। उसके बाद में विषय समझने के लिए पंतप्रधान जी विदर्भ में भी आए, वो उस समय पे मिले। आदरणीय राहुल गांधी जी भी आए और कलावती जी की उन्होंने मुलाकात करी थी। और उसके बाद में 72,000 करोड़ रुपीस का लोन व्यवहार पूरे भारत भर का मनमोहन सिंह जी ने किया था। तो क्या आप समझ सकते हो कि एक पंतप्रधान ऐसे की छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इस तरीके से हमारे जैसे आंदोलनकारियों को वहाँ बुलाते हैं, समझते हैं, और आज के पंतप्रधान की जो कि ना किसानों को मिलना जरूरी समझते हैं, ना ही लोगों की समस्या समझने में ये करते हैं। तो हमारा यही चलते रहता है। मैंने जो बोला आंदोलनकारी, मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने कई आंदोलन किए। मेरे ऊपर करीब 150 मुकदमे वो ज़माने में थे। 5-6 बार हथकड़ियाँ पहनी हैं। शायद ही कोई ऐसा जेल है महाराष्ट्र का कि जिसके अंदर मैं गया नहीं हूँ और हथकड़ियाँ पहने नहीं हूँ। सर, आपने अभी 2 विषय रखा। आपने ये भी स्पष्ट किया कि आप किसानों के लिए देश में आंदोलन करते हैं और खासतौर पर महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर। सर, आपने निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं, पर वह कृषि के क्षेत्र में बन सकते हैं, वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और आपने ये दुख भी प्रकट किया कि आज देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के हित में काम नहीं किए जाते। यही वजह है कि देश का सबसे बड़ा आंदोलनकारी नेता सम्मानीय राकेश टिकैत किसानों के हित के लिए आंदोलन पर बैठता है। मैं आपसे 2 मिनट और चर्चा करूंगा सम्मानीय राकेश टिकैत जी के विषय पर कि उनके पिताजी भी इस देश में किसानों के लिए आंदोलन करते हुए शहीद हुए हैं और सम्मानीय राकेश टिकैत भी किसानों के हित के लिए जी जान लगाते हैं, यहाँ तक वो रोते भी है। मैं उनके संबंध में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि में राकेश टिकैत जी का किसानों के हित में लेकर क्या योगदान है, कितना बड़ा योगदान है? क्या आज की तारीख में किसानों का हीरो आप उन्हें मानते हैं? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, टिकैत जी जो हमारे सीनियर टिकैत जी थे, वो भी उनके साथ में भी मैं कई आंदोलनों में गया हूँ। अभी राकेश टिकैत जी के भी साथ में मैं गया हूँ, 2-3 बार मैं मंच उनके साथ में साझा भी किया हूँ। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से हमारे जो सीनियर टिकैत साहब थे, उन्होंने जो आंदोलन किए थे उस समय पे शरद जोशी के साथ में एक मंच के ऊपर हमने साझा किए थे। थोड़े विचारों के उस समय पे मतभेद हुए थे राकेश टिकैत जी के, टिकैत सीनियर साहब के और शरद जोशी जी के, लेकिन ठीक है, विचार जो मतभेद या जो चर्चा है या ये जो डिस्कशन डिबेट होती है, वो वही लोगों में होती है कि वो जिंदा है, क्योंकि जिंदा मछलियाँ जो है वही प्रवाह के विरुद्ध चलती है, मरी हुई मछलियाँ इसी प्रवाह के साथ में बहते जाती है। तो ये तो चलते रहता है। राकेश टिकैत जी ने अभी जो किसानों का आंदोलन जो 2020-21 के अंदर जो किया था, उन्होंने उसके अंदर बता दिया कि इस तरीके से वो किसानों का आंदोलन लंबा कर सकते। लेकिन होता क्या है कि हर चीज़ के अंदर राजनीति आ जाती है और राजनीति ही पूरे देश का पूरा सत्यानाश कर रही है। उस समय पे वो आंदोलन का भी कुछ राजनीतियों ने ये करने की कोशिश किया, लेकिन किसान डटे रहे। 13 महीने आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और उसके बाद में वो जो 3 काले कानून थे वो वापस लेना पड़ा। तो उसके पीछे जो है हमारे बलबीर सिंह जी राजेवाल है, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र है, टिकैत जी है, ये इनके कारण ही ये सारा का सारा किसानों को जो मामला था उस समय पे फोर फ्रंट पे आया और सरकार को झुकना पड़ा। सर, लास्ट में बस अपनी बात को कंक्लूड करते हुए बस एक छोटी सी चीज़ जानना चाहता हूँ। किसानों के लिए आज की तारीख में, आज के समय पर आप कोई नारा देना चाहेंगे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, पॉलिटिक्स और किसानों को लेकर? देखिए, मैं किसानों को इतना ही बोलना चाहूँगा कि किसान सुखी कब था? जब शहर के लोग भूखे सोते थे तब किसान सुखी था। आज हुआ क्या है, किसान ने इतना उपज दिया है कि जो शहर के लोग हैं ना, ये अगर देखे जाए ना तो ये माज गए हैं। तो बात यही है, किसान को यही समझना चाहिए कि वही उगाओ जिसकी ज़रूरत है, जिसका शॉर्टेज है, और उतना ही उगाओ कि उसका शॉर्टेज जो है बरकरार रहे। अगर आज किसानों की जो आत्महत्या, जो दुर्दशा हो रही है, इसमें से अगर उभरना है तो मैं इतना ही बोलूँगा किसानों को कि 2-3 साल खाने की चीज़ें उगाना बंद कर दो। बगैर खाने की चीज़ें भी काफ़ी उगाई जा सकती है, जैसे तेलवान उगाओ, जैसे करडी उगाओ,
जैसे सरसों उगाओ, जैसे बाम्बू, जैसे घास उगाओ, समझ गया ना। तो खेती तो लगानी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ क्रॉपिंग पैटर्न बदलो। जवारी, गेहूँ, दालें ये लगाना बंद कर दो। ये सरकार को अगर लाइन पे लाना है ना, ये सरकार माज इसके लिए गई है क्योंकि उनके अनाज के जो कोठार है ना, जो भंडार है, वो हमने भर दिए है। इसलिए सरकार अभी हमारी कुछ सुनती नहीं है। सरकार किसानों का तभी सुनती थी 1960 के पहले, जब हरित क्रांति नहीं आती थी ना, तब यही जो बैंक के अधिकारी है ना, ये किसानों के पास में जाते थे भीख मांगने के लिए, डिपॉजिट दो साहब डिपॉजिट। ये वही किसान है जो आत्महत्या कर रहे हैं ना लोन लेने के कारण। तो ये वही किसान है जो एक ज़माने में बैंकों में डिपॉजिट रखता था। तो डिपॉजिट रखने वाला किसान आज बैंकों से कर्जा ले रहा है, कर्जा फेल नहीं सकता करके आत्महत्या कर रहा है। तो ये परिस्थिति इसीलिए हो गई है कि वो समझगा नहीं है। ऐसा है, मैं किसानों को इतना ही बोलना चाहूँगा कि तुझे है तुझे पासी परी तू जागा चुकलाची, यानी तेरे पास भी सारी समस्या का हल है, लेकिन तुझे वो ध्यान में नहीं आ रहा है कि इसका हल क्या है और समस्या क्या है। तो इसके ऊपर विचार होना चाहिए, इतना मैं किसान को बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा किया, और मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। और मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहूँगा सर कि महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में आप जैसे किसानों के लिए आंदोलन करने वाले नेताओं की व कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा सर, यदि आप मध्य प्रदेश की सरजमी पर आए, क्योंकि आज वहाँ का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। जब भी आपके पास समय मिलेगा आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका मार्गदर्शन मिलेगा, हम जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार रहेंगी वहाँ वहाँ किसान दुखी रहेगा, इतना मैं बोलना चाहूँगा। किसान आपके मध्य प्रदेश के अंदर आपको मालूम है कि 100% भाजपा आ गई है, तो उसका नतीजा यही हुआ है कि किसान वहाँ का मर रहा है। महाराष्ट्र के किसानों के धान में आ गई है, तो यहाँ पे भाजपा को लताड़ दिया है महाराष्ट्र के किसानों ने। तो अभी थोड़ी बहुत परिस्थिति सुधर रही है, और आने वाले जो अभी चुनाव है हमारे महाराष्ट्र के, उसके अंदर मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ कि ये भाजपा का पूरा बंट्याधार महाराष्ट्र का किसान करेंगे, क्योंकि उनको ध्यान में आ गया है कि भाजपा जो है ये किसानों की विरोधी पार्टी है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सम्मानित पीछे सर, किसानों के हित में कोई और बात आप रखना चाहते हो, कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ आपको। प्राध्यापक डॉक्टर रमेश पिसे, आज देशोन्नति का वर्धापन दिन है। 20 साल देशोन्नति के नागपुर आवृत्ति को हुए हैं, इसलिए हम सभी राष्ट्रीय मोर्चा के जो सदस्यगण हैं, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत के, हमारे मदन नागपुरे जी है, वंदना वनकर जी है, रेखा निमगे जी है, अनिल नागबोध जी है, सुनील रामटेके जी है, हमारे पुरुषोत्तम कामड़ी जी है, रवि जी है, हम सभी मुबारकबाद आदरणीय पोहरे साहब को देने आए हैं। क्योंकि पोहरे साहब, चाहे फिर वो किसानों का आंदोलन हो या खेतीहर मजदूरों का आंदोलन हो या विशेषकर जो पृथक विदर्भ का मुद्दा हो, इसके अगर कोई रीढ़ की हड्डी महाराष्ट्र में या विदर्भ में है तो आदरणीय प्रकाश पोहरे जी है। उनकी जो सोच है और उनके जो ख्यालात है वो ध्यान में रखते हुए आदरणीय पंतप्रधान मनमोहन सिंह साहब ने किसानों की समस्या क्या है, खेतीहर मजदूरों की समस्या क्या है, यहाँ किसान क्या चाहता है, ये सब जानने के लिए खुद उनको इनवाइट किया था दिल्ली में, और करीबन 2.5-3 घंटे तक उनकी सभी बातें उन्होंने ध्यान में रखी। और बाद में जो प्रस्ताव आदरणीय पोहरे साहब ने रखा, उसके बदौलत खुद मनमोहन सिंह साहब महाराष्ट्र में आके यहाँ के महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि जितना भी यहाँ का किसान का कर्जा है वो माफ़ किया जाए, और पहली बार सबसे बड़ी राहत किसानों को मिली। और उसकी अगर अगुवाई और पहल किसी ने की है तो आदरणीय देशोन्नति जी के जो संस्थापक संपादक है आदरणीय प्रकाश पोहरे साहब ने की है। आज भी पृथक विदर्भ के आंदोलन के अगर हम गिने चुने अगर नाम यहाँ पे उल्लेख में लेते हैं तो चाहे फिर वो अनिल जी का नाम हो, या हमारे वामन चट्टोपाध्याय जी का नाम हो, या जो हमारे शहीद जामवंतराव धोटे जी का नाम हो, राम हेड़ाऊ जी का नाम हो, लेकिन वर्तमान जो कार्यरत कार्यकर्ता है पृथक विदर्भ के, उसमें अगर कोई विशेष नाम और अकेला अगर कोई बड़ा नाम है तो आदरणीय प्रकाश पोहरे जी का है। हम उनके साथ में है, और आने वाले 2024 के इलेक्शन में पृथक विदर्भ का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, जो खेतीहर मजदूर है उनका मुद्दा,
और जातिगत जनगणना का मुद्दा ये बहुत मायने रखता है। हम चाहते हैं कि जो बदलाव केंद्र में कुछ हद तक सही बदलाव आया है, लेकिन महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार को अगर जड़ से उखाड़ना है तो हम सब लोगों को एक अच्छी सोच की सरकार महाराष्ट्र में लाना पड़ेगा, और उसमें किसान, खेतिहर मजदूर और सभी तबके के जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व देने की बात जो करेगा उसके साथ में महाराष्ट्र की जनता जाएंगी। ऐसा एक वातावरण निर्माण हो रहा है, और उस वातावरण निर्मित में आदरणीय प्रकाश पोहरे साहब का योगदान बहुत ज़्यादा है। मैं फिर से हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और ओबीसी जनमोर्चा के पदाधिकारियों के माध्यम से उनके इस देशोन्नति के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय विधान। थैंक यू सर।